जय हिंद दोस्तों। आज हिंदी में हम लोग भाषा और लिपि का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है इसका? भाषा की प्रकृति, यानी भाषा का स्वभाव कैसा होता है। तो भाषा का स्वभाव बिल्कुल नदी के जल के समान होता है। जिस तरह नदी जो है धरातल के हिसाब से अपना स्वरूप बदलती है और लगातार उसका प्रवाह निरंतर चलता रहता है, गतिमान रहती है लगातार। यानी कि अगर पर्वत से गिर रही है तो उसका अलग स्वरूप होता है, अगर मैदानी इलाकों से जा रही है तो अलग स्वरूप होता है। कहीं का स्वाद कुछ और होता है, कहीं का स्वाद कुछ और होता है। तो उसी प्रकार से भाषा भी जो है वह देश और क्षेत्र और समय के हिसाब से ही अपना स्वरूप क्या करती है, बदलती रहती है। अब हम भारत के संविधान के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो संविधान में मेनली क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं, और एक जैसे अनुच्छेद से एक भाग बनता है और एक जैसे अनुच्छेद से दूसरे भाग बनते हैं। इस तरीके से अलग अलग अनुच्छेदों के लिए अलग अलग भाग बनाए गए हैं। और तीसरा पार्ट क्या है? वह अनुसूची यानी शेड्यूल। यानी हमारे संविधान के मूल रूप में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ थी। इतने थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। बाद में इसमें 4 अनुसूचियाँ और सम्मिलित की गई। 8वीं अनुसूची में भाषा को सम्मिलित किया गया। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 22 में ही 25 भाग हैं। वर्तमान में क्या है? कुल 25 भाग हैं। कैसे 25 भाग हैं? जितने पहले थे भाग उतने ही हैं, लेकिन अगर गणना की जाए, संख्या अगर देखी जाए तो 25 हैं। भाग 4 के बाद 4 क जोड़ा गया, भाग 9 के बाद 9A 9B इस तरीके से जोड़े गए, फिर भाग 14 के बाद भी 14A इस तरीके से भाग जोड़े गए और 22 की जगह 25 हो गए। अनुच्छेद जो है, ये जो संविधान में संशोधन होता है उसके बाद जो अधिनियम बनता है, तो वो सब अधिनियम जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो संख्या तो जरूर बढ़ रही है, संख्या तो जरूर बढ़ रही है, लेकिन जो 395 अनुच्छेद थे उस संख्या को परिवर्तित नहीं किया गया, उसी में इंक्लूड कर लिया गया है जो नए अनुच्छेद बने। लेकिन अगर संख्या गिनी जाए तो 400, कहीं कहीं आपको 463 मिलेगा, कहीं कहीं 470 मिल जाएगा। तो इतने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 463 से 470 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। अब अगला पॉइंट देखें क्या है। तो अगला पॉइंट है 8वीं अनुसूची। हमने बताया कि भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है हमारे संविधान में, तो 8वीं अनुसूची है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कितनी हैं? कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। और मूल में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और इसमें 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची क्या है? भाषाओं से संबंधित है। अब कितनी भाषाएं हैं कुल? पहले जो है प्रारंभ में कुल 14, भैया पीले कलर में देख रहे हैं, ये प्रारंभ की भाषाएं थीं जो सम्मिलित की गई थी 8वीं अनुसूची में। तो कुल 14 भाषाएं थीं। उसके बाद सिंधी, फिर उसके बाद 3 भाषाएं और सम्मिलित की गई, बाद में 4 भाषाएं और सम्मिलित करके कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अब हिंदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यह प्राप्त कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 52 करोड़ 83 लाख, ये लगभग समझ लीजिए इतने लोग बोलने वाले 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया जा रहा है। ये आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। और यह कितना प्रतिशत है? तो 43.63% है। यह है संख्या भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या। दूसरे नंबर पे बंगला भाषा है, बंगाली भाषा, ठीक। और बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या क्या है? 8.3% है। 8.3%, जो कि आपकी लगभग 9 करोड़ 72 लाख संख्या क्या होगी? 9 करोड़ 72 लाख के आसपास ये संख्या है। तीसरे नंबर पे मराठी है और चौथे नंबर पे तेलुगु है, ठीक है। यह है इस तरीके से भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या है। और अगर विश्व की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ठीक है, हिंदी को अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और भारत की यह एक राजभाषा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये 14 भाषाएं जो हैं, यह प्रारंभ में यही भाषा सम्मिलित की गई थी, 14 भाषाएं। उसके बाद 1967 में 21वें संविधान संशोधन के जरिए सिंधी भाषा सम्मिलित की गई। 1967 में यह सिंध प्रांत की, या फिर यह कह सकते हैं कि भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र की भाषा है सिंधी भाषा।
फिर 1967 के बाद 71वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में सम्मिलित हुई कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये 3 भाषा। कोंकणी गोवा की भाषा है, ठीक। गोवा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग और आप कह सकते हैं कर्नाटक का उत्तरी भाग, ये सब जितने क्षेत्र हैं यह कोंकणी भाषा का क्षेत्र है। नेपाली नेपाल की भाषा है। मणिपुरी मणिपुर की भाषा है। अगला जो है ये आपका संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये 4 भाषाएं जो है ये 92वें संविधान संशोधन के जरिए 2011 में सम्मिलित की गई। संथाली भाषा जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये जो आसपास के क्षेत्र हैं इनकी भाषा है। संथाल समुदाय द्वारा ये भाषा बोली जाती है। डोगरी भाषा जो है ये आपका जम्मू, हिमाचल के कांगड़ा का क्षेत्र कह सकते हैं, उत्तरी पंजाब का क्षेत्र, यहाँ पे ये बोली जाती है डोगरी भाषा, ठीक है, डोगरी भाषा। और उसके बाद मैथिली भाषा, आप अगर इतिहास में जाएं, यहाँ तक कि आप त्रेता युग में चले जाएं, तो त्रेता युग में आप मिथिला नरेश राजा जनक की जो राज्य भाषा जो थी वो कौन सी थी? मैथिली ही थी। तो मैथिली भाषा वहाँ से आप जान सकते हैं। तो एक तरह से क्षेत्र आप देखेंगे तो क्या हुआ, तो नेपाल, बिहार, ये सारे क्षेत्र जो आ जाएंगे मैथिली भाषा के क्षेत्र हो जाएंगे। फिर है बोडो भाषा। तो बोडो भाषा ये बोडो जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और भारत में ये असम क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे? असम क्षेत्र में। अब हम अगला पॉइंट देख लें, हिंदी भाषा का विकास। तो सबसे पहले आई संस्कृत भाषा। सबसे पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत। प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? संस्कृत, सबसे पुरानी, जिसको क्या संज्ञा दिया गया? तो आर्य भाषा के नाम से कहा गया। अब समय के हिसाब से यानी काल के हिसाब से संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो प्राचीन आर्य भाषा का समय काल क्या था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और इसका 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का समय आधुनिक आर्य भाषा का था। तो अब हम क्रम देख लें कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति तक का जो क्रम था वह कौन सा क्रम था, क्या था? तो प्राचीन आर्य भाषा में संस्कृत के 2 रूप थे, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक जिसमें वेद लिखे गए, लौकिक जो कि लोग उस समय के लोग बोला करते थे, तो लौकिक संस्कृत। और फिर उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली के बारे में हमने आपको बता ही दिया था, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है, ये सब एक ही समय काल के रहे। तो प्राकृत भाषा जो है उसमें आप देख रहे हैं शुरुआत के जो शब्द है इसका मतलब प्रादेशिक, जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं थीं उस समय भारत में, उससे निर्मित, कृत मतलब निर्मित, जितनी भाषाएं थीं वो सब इस प्राकृत भाषा में सम्मिलित थी। और उसके बाद जब उसमें विकार उत्पन्न हुए तो विकार उत्पन्न होने के बाद जो भाषा बनी वो अपभ्रंश कहलाई, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई। इतना तो हम जान रहे हैं, हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। अब हम यह आधुनिक आर्य भाषा में आता है, लेकिन आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषा है? तो बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। उसके बाद अभी और भी हम भाषाओं के बारे में देखेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है? तो हिंदी की उपभाषाएं एवं उनके क्षेत्र। देखिए, जैसा कि हम सब पहले से ही जान रहे हैं कि भाषा क्या है, क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती है, या भाषा का जो वर्गीकरण होता है वो भी क्षेत्र के हिसाब से, दूरी के हिसाब से होता है। और साथ साथ में भाषा का विकास भी है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है भाषा का विकास होता है। और एक पुरानी कहावत है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे बाढ़ी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप पश्चिम के, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए पश्चिम में आप रहते हैं, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में आपको उसका पानी का स्वाद कुछ और मिलेगा। अगर आप राजस्थान में चले जाते हैं, ठीक, राजस्थान में, तो वहाँ पे आपको पानी का स्वाद अलग मिलेगा। भाई स्वाद, रंग, रूप सब बदल जाता है। उसी तरह से भाषा का भी होता है। आप अगर बिल्कुल पूरब की तरफ चले जाइए तो बिहार की तरफ तो बिहारी भाषा होगी, बिल्कुल पश्चिम की तरफ चले जाइए राजस्थान की तरफ तो राजस्थानी भाषा होगी, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो पहाड़ी भाषा होगी, ठीक। तो इस तरह से एकदम जल की तरह, नदी की तरह, पानी की तरह इसका भी स्वभाव बदलता है। ये पहले भी मैंने बताया था आपको। अगला पॉइंट क्या है कि हमें यह देखना है कि भाषा का क्रम क्या है, स्टेजेज कितने हैं, एक तरह से यह मान सकते हैं। यानी शुरुआत कहाँ से होता है? पहले तो उपबोलियाँ होती हैं, छोटी छोटी क्षेत्र में, बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्र में जो बोली जाती है, आपस में बोली जाती है, ठीक है, बोलचाल में, तो उपबोली हुई। और आसपास की जितनी भी बोलियां होंगी, आसपास की जो भी बोलियां होंगी, उन सभी को मिला करके, एक जैसी बोलियों को मिला करके वह क्या बनती है? उपभाषा का क्षेत्र कहलाता है। जब वही उपभाषा के कई क्षेत्र मिलाए जाते हैं तो वह जा करके भाषा का विस्तार कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से यह क्रम होता है।
और उसके बाद देखिए हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति हमने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। और हिंदी को उपभाषाओं में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है कि उपभाषा मतलब क्षेत्र के हिसाब से कुछ बोलियों का यानी आसपास के क्षेत्र की बोलियों को मिला करके एक वर्ग बनाया गया और वो उपभाषा कहलाया। और उपभाषा का मतलब कैसा क्षेत्र, जैसे कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो कोई भी मैप वगैरह उठाते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट और साउथ इस तरह से जाते हैं, उसी तरह से उपभाषा में है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, यह उपभाषा के क्षेत्र हैं। कुछ और हम आपको मैप के जरिए इसके जरिए हम आपको बताते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिल्ली। दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और एक तरफ से इसका बॉर्डर किससे है, उत्तर प्रदेश से टच होता है। यह हो गया आपका हरियाणा, यहाँ ये राजस्थान, ठीक, राजस्थान का ये क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ये पंजाब है, पंजाब के इधर आएंगे आप हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सब क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। फिर आप यहाँ आ जाइए, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इसके बगल में छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे आएंगे झारखंड है, ये बिहार है। और यहाँ पे ये पर्वतीय क्षेत्र क्या है, नेपाल का है, नेपाल देश का है। तो इसमें अगर हमसे कहा जाए पश्चिमी हिंदी उपभाषा, अगर मान लिया भाषा तो बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, पूरा भाषा ये हिंदी भाषा का पूरा क्षेत्र है, ये जो हमने आपको दिखाया अभी। तो इसमें अगर कहें उपभाषा पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र कौन सा है, तो आप पश्चिम की तरफ जो है आप क्या करेंगे, यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छिरा उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक और यह बताएंगे आप कि यह क्षेत्र जो है आपका क्या कहलाएगा, पश्चिमी हिंदी का। इसमें अलग अलग कई बोलियां हैं, इसमें अलग अलग कई बोलियां हैं, क्योंकि आसपास की बोलियों का क्षेत्र आपस में मिला करके सम्मिलित करके ही तो उपभाषा का क्षेत्र बनाइए पश्चिमी हिंदी का। उसी तरह से पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र कैसे हुआ कि पूरब की तरफ उत्तर प्रदेश में या पूरब की तरफ ये क्षेत्र आप देखेंगे तो पूर्वी हिंदी का हो गया। बिहारी हिंदी बिहार का और कुछ और क्षेत्र लेते हुए ये बिहारी हिंदी का क्षेत्र हो गया। तो यह जो आप देख रहे हैं इस तरह से क्षेत्र बने। पहाड़ी हिंदी तो यह जैसे हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है और यह आपका नेपाल है। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जा रही है वो क्या है, पहाड़ी हिंदी है। वह हिंदी की उपभाषा कौन सी, पहाड़ी हिंदी है। और राजस्थानी, ये राजस्थान के क्षेत्र में जो बोली जाएगी वो राजस्थानी हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप उपभाषा समझ गए। हर एक उपभाषा जो है चूँकि हिंदी की उपभाषा है और हिंदी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है इसकी। अपभ्रंश का क्या होता है, यह आपको पहले ही मैं बताया था कि प्राकृत से, प्राकृत मतलब समझ लीजिए प्रादेशिक जितनी भाषाएं थी 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक की, कब तक की, 1000 ईस्वी तक की। तो जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं थी वो सब का सम्मिलित रूप प्राकृत कहलाता था। कृत मतलब निर्माण जिसका हो, ठीक है। तो जो भी भाषाएं थी वो सब प्राकृत कहलाती थी। उसी में ये अपभ्रंश है, अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब कौन कौन से अपभ्रंश से किस किस उपभाषा की उत्पत्ति हुई है यह हम देख लेते हैं क्रम। तो अब हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। तो सौरसेनी अपभ्रंश आपको अगर हम ले चलें प्राचीन काल में और ले चलते हैं आपको द्वापर युग में, ठीक है, महाभारत के समय में। तो सूरसेन, राजा सूरसेन जो थे उनके पुत्र थे वसुदेव, वसुदेव यानी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और श्री कृष्ण के पितामह सूरसेन। यह अपभ्रंश जो है बना तो अपभ्रंश, अब जाकर के यह 1000 ईस्वी के आसपास जाकर के यह अपभ्रंश कहलाया सौरसेनी अपभ्रंश इस जगह का, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी मेनली जो है यह मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र में ही बोली जाती है। और उस समय का थोड़ा और आपको अगर डिटेल बता दें तो उसी समय उग्रसेन हुआ करते थे मथुरा के राजा। तो मथुरा के राजा जो उग्रसेन थे तो उग्रसेन के पुत्र कौन थे, कंस थे, कंस था। और कंस की बहन देवकी, और देवकी से जिनका विवाह हुआ था वो वसुदेव, और वसुदेव के पिता कौन है, तो सूरसेन। तो आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला हम पूर्वी हिंदी के बारे में बता दें तो सौरसेनी शब्द कहाँ से आया, वहीं से आया, क्योंकि मथुरा के आसपास का पूरा क्षेत्र था, इसलिए उस अपभ्रंश को नाम दिया गया सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी तो अर्धमागधी अपभ्रंश है। तो पूर्वी हिंदी के बारे में बताने से पहले हम बिहारी हिंदी जो कि मागधी अपभ्रंश है उसके बारे में जान जाइए। इसके लिए भी हम आपको ले चलते हैं महाभारत काल में यानी द्वापर युग में ही। वहाँ पर आप जानते हैं मगध के राजा जरासंध, जरासंध किसके पुत्र, तो बृहद्रथ के, ठीक है। ये किसके पुत्र थे, तो बृहद्रथ, बृहद्रथ के पुत्र थे जरासंध, जरासंध पुत्र था।
जरासंध, आप ये जान रहे बृहद्रथ की 2 रानियाँ थी और वो दोनों रानियों को समान प्रेम करते थे, पुत्र नहीं था और वह एक ऋषि मुनि के पास गए, उन्होंने उनको आम दिया बृहद्रथ को और यह आम आकर के इन्होंने दोनों रानियों को, अपनी दोनों रानियों को खिला दिया, जिसकी वजह से जो जरासंध हुआ, तो जरासंध की जो आधा शरीर था वो एक रानी से, दूसरी रानी से भी आधा शरीर हुआ, उसने दोनों टुकड़ों को ले जा करके जंगल में फेंकवा दिया। वहाँ से एक जरा नाम की जो राक्षसी थी वहाँ से गुजर रही थी और उसने दोनों शरीर को, दोनों अर्ध शरीर को उठाया, एक को दाएं हाथ से एक को बाएं हाथ से, दोनों को आपस में जोड़ दिया और फिर ले जा करके बृहद्रथ को सौंप दिया, बृहद्रथ को सौंप दिया। तब से उसका नाम जरासंध उसका नाम पड़ा और वह मगध का राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था जरासंध, ये आप जान ही रहे हैं। और ये जरासंध ही था जो कि कंस का कौन था, ससुर था। मागधी अपभ्रंश जो है मगध, तो मगध क्षेत्र से आया। तो मगध क्षेत्र आज का नहीं बल्कि पुराना प्रचलित क्षेत्र है ये। और मगध आप जान ही रहे हैं 16 महाजनपदों में से भी एक है। प्राचीन इतिहास में आप पढ़े होंगे कि मगध जो है 16 महाजनपदों में से भी एक है मगध। तो वहाँ से है बिहारी हिंदी, और बिहार के ही पास का, क्योंकि पटना गया ये सब मगध में ही आता था। तो यानी मागधी अपभ्रंश का बिहारी, उसका अर्ध मागधी यानी उससे ठीक पहले का और क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो अर्ध मागधी अपभ्रंश हो गया पूर्वी हिंदी। तो ये अपभ्रंश कहाँ से आया, ये आपको क्लियर हो गया। अब अगला है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी जो है उसको खस अपभ्रंश से माना गया। वैसे सौरसेनी अपभ्रंश से ही उत्पत्ति मानी गई है इसकी भी, लेकिन चूंकि खस जाति वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका नाम खस अपभ्रंश पड़ गया। क्षेत्र के हिसाब से ही नाम पड़ा इस अपभ्रंश का भी। राजस्थानी हिंदी तो उपनागर अपभ्रंश इसको कहा गया है, कहीं कहीं इसको आप नागरी अपभ्रंश भी देखेंगे। अब अगला पॉइंट हमें क्या देखना है, तो ये रहा हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। अभी तक हमने उपभाषाओं के बारे में देखा कि उपभाषाओं का क्षेत्र, उसके बारे में देखा कि जैसे कि आसपास की कुछ बोलियों के क्षेत्र को मिलाकर या शामिल करके क्या बनता है, उपभाषा का क्षेत्र बनता है। आसपास की कुछ बोलियों के क्षेत्र को मिला के, यानी उपभाषा में क्या आती हैं, उपभाषा में आती हैं बोलियाँ। तो अब हम क्या देखेंगे, पहले तो हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं जो हमने आपको बता दिया। तो पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, फिर राजस्थानी हिंदी, फिर पहाड़ी हिंदी। अब इन सब के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और उन बोलियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि पश्चिमी हिंदी, इसमें आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, इसमें मैथिली है, मगही है, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी, तो इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, राजस्थान से संबंधित जितनी भी बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी आप जानते हैं राजस्थान की तरफ, जयपुरी वो भी राजस्थान, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी में आप जान ही रहे हैं गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी। ठीक है, तो ये सारी जितनी आप बोलियां देख रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्र के अनुसार सभी बोलियां अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से रखी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में। खड़ी बोली से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी की हम शुरुआत करते हैं खड़ी बोली से, ठीक है। और कोई भी बोली जो हमें देखना है, बोली के बारे में हमें जानना है, तो उसके बारे में हम क्या क्या जानना है। तो किसी भी बोली के बारे में हमें यह 4 से 5 चीज़ें जाननी है कि उसका विकास, यानी कि बोली कहाँ से आई, किस अपभ्रंश से आई, क्योंकि हिंदी भी क्या हुई है, उसकी उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति भी अपभ्रंश से हुई है, तो उसकी बोलियों की उत्पत्ति या उसका विकास भी अपभ्रंश से। तो और क्षेत्र, किस क्षेत्र में बोली जाती है, और उस बोली की पहचान क्या, कैसे पहचाने कि यह वो बोली है, कैसे हम पहचाने कि यह वही बोली है, और उसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखें खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से नाम हैं, कौरवी, सर हिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर खड़ी। वर्नाक्युलर का मतलब क्या होता है, देसी भाषा, ठीक है। तो वर्नाक्युलर खड़ी, तो इन नामों से भी खड़ी बोली जानी जाती है। अब इसका विकास कौन से अपभ्रंश से, तो हम जान रहे हैं सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो दिल्ली के आसपास के, दिल्ली के उत्तर में देखेंगे तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, ये सब जो है इन क्षेत्रों में यह बोली जाती है, ठीक है। पहचान क्या है, औ का उच्चारण ओ की तरह। पहला चीज़ ये देख लीजिए, पहला पॉइंट कि औ का उच्चारण ओ की तरह। कहीं भी कोई वर्ड इसमें अगर बोला जाता है जिसमें औ आने वाला हो, ठीक है, तो उसको औ की जगह ओ बोला जाता है, ठीक है। मान लीजिए कौवा ही है तो कौवा बोला जाएगा, ठीक।
इस तरीके से महाप्राण ध्वनि अगर कोई निकलती है तो इसमें यह बोली बोलते हैं वह लोग महाप्राण ध्वनि नहीं निकालते हैं, वह उसका अल्पप्राणीकरण कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, महाप्राण ध्वनि जो होती है उसमें वायु ज़्यादा निकलती है और अल्पप्राण ध्वनियों में वायु कम निकलती है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर शॉर्ट में बात करें तो स्पर्श व्यंजन के बारे में बता दें आपको। तो स्पर्श व्यंजन क से म तक होता है, ये तो आप जान रहे हैं। कहने को अगर जोड़ दिया तो कम लिखा रहा है, लेकिन ये होता बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो है अगर आप एक एक वर्ग में देखें, जैसे 5 वर्ग के हैं ना ये, तो एक एक वर्ग में आप देखेंगे 5-5 वर्णों का, तो अल्टरनेट होता है। जैसे पहले अल्पप्राण होता है, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, ऐसे 5 वर्ड होते हैं। यानी कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ड क्या होता है, अल्पप्राण होता है, ठीक। और दूसरा और चौथा क्या होते हैं, यह महाप्राण होते हैं। ये होता है तो क हुआ अल्पप्राण, ख महाप्राण, ग हुआ अल्पप्राण तो घ हो गया महाप्राण, अंगा क्या हो जाएगा, ये आपका अल्पप्राण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ध्वनियाँ, यह इसमें जो ध्वनि होती है, क में आप देख रहे हैं ना वायु कम निकल रही है, आराम से बोल सकते हैं। ख में थोड़ा सा ध्वनि तेज निकल रही है, वायु थोड़ा ज़्यादा आ रही है। ग में भी कोई खास नहीं है, घ में तेज आपको बोलना पड़ रहा है। तो इस तरीके से होता है महाप्राण और अल्पप्राण ध्वनि। यानी कि ये क्या प्रयोग करते हैं, तो जहाँ जहाँ महाप्राण ध्वनि आती है, घ हुआ या ख हुआ, तो उसकी जगह इस क्या अल्पप्राणीकरण कर देते हैं, यानी घ को ग की तरह और ख को क की तरह, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैठ जाइए बोलना हो तो ठ आया तो ठ को ट कर देंगे, यानी कि बैठ जाइए। तो इस तरीके से होता है। इसी तरह से कह रहा है न के स्थान पर ण का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए केला खाना है तो केला खाना है, इस तरीके से बोलेंगे। इसमें संयुक्त व्यंजन तो हम लोग वैसे भी देख रहे हैं कि व्यंजन में संयुक्त व्यंजन क्या होता है, लेकिन ये अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं न, र, म, इस तरीके से, यानी आधा न ह, आधा र ह और आधा म ह। और बहुत से व्यंजन द्वित्व रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि गाड़ी कहा जाता है तो उसको गड्डी बोलेंगे, भेजा को भेजा बोलेंगे और बेटा को बेटा बोलेंगे। इस तरीके से इसका प्रयोग होता है, यानी द्वित्व व्यंजन की तरह प्रयोग करते हैं, द्वित्व व्यंजन के रूप में। फिर मारे हैं, मार रहा है को क्या कहते हैं, मारे है। मारता था को क्या कहेंगे, मारे था। यानी थोड़ा बहुत पहचान जानना जरूरी है। हमें पूरी भाषा या पूरी चीज़ें हमें इसके बारे में नहीं सीखनी है, बस हमें इतनी पहचान जाननी है जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब इसकी उपबोलियाँ कौन सी हैं तो वो देख लीजिए। पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ ताली और बिजनौरी, ये 4 इसकी उपबोलियाँ। अगला देख लें हम, अगली बोली कौन से हैं। बोली के बारे में हमें यही सब चीज़ें जाननी है। विकास कहाँ से हुआ है, क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहचान क्या है और उपबोलियाँ कौन सी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भी, जैसे पहला ही बहुत महत्वपूर्ण था खड़ी बोली, यह भी महत्वपूर्ण ब्रजभाषा, ठीक। इसका विकास भी सौरसेन या भ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। तो क्षेत्र कौन सा है, तो ये मथुरा के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, जैसे आगरा, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर, इसमें यह बोली जाती है। अब इसका पहचान क्या है, इसमें री, जो ऋषि के लिए री लिखा जाता है, उसको री की तरह नहीं बोलते हैं, उसका उच्चारण री करते हैं, ठीक। ओकार प्रधान होता है, यह भी जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये पहचान है कि यह क्या होता है, ओकार प्रधान होता है। जैसे वो लड़का छोटो है, इस तरीके से कहा जाता है। जैसे कि चूंकि आप जान रहे हैं तो ब्रज भाषा में ज़्यादातर जो वर्णन किया जाता है, किनके बारे में किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें आप बहुत से ऐसे भजन भी सुने होंगे। जैसे एक है छोटो सो मेरो मदन गोपाल, तो उसमें जो छोटो सो आया है तो आप देख रहे ना, तो इसमें क्या है, छोटा को छोटो और सा को सो। इस तरीके से इससे आपको पता चल जा रहा है कि चूँकि ब्रज भाषा में ही ज़्यादातर श्री कृष्ण जी के जितने भजन हैं वो ब्रज भाषा में ज़्यादातर हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसमें ओकार प्रधान होता है। अगला क्या कह रहा है, ब्रज भाषा में स व स का उच्चारण स की तरह होता है, छोटा स की तरह होता है, ठीक। और ए औ के हरस स्वरूप मिलते हैं, यानी ए और औ के हरस स्वरूप इसमें मिलते हैं, प्रचलित हैं। ए को ए की तरह नहीं बोलते हैं। बहुत से लोगों को आप देखे होंगे ए नहीं बोलेंगे। जैसे कैश बोलना हो तो कैश बोलेंगे, कैश है आपके पास, या कुछ और ऐसे वर्ड आप देख लीजिए। तो इस तरीके से ए को ए के रूप में बोलते हैं, उसका हर्ष करके। आप ये जानते हैं ना, ये सब एक मात्रिक या द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक आप पढ़ेंगे जब स्वर में, आगे चल के हम बताएंगे आपको। तो एक मात्रिक में जैसे हर्ष स्वर आते हैं, फिर उसके बाद जो है द्विमात्रिक होता है, ठीक है। ए ये सब द्विमात्रिक में ही आते हैं। ए किससे बना है, तो ए जो बनता है वो अ और ई से बनता है, ठीक। और ए कैसे बना है, तो ए जो है वो अ और ए से बना है मिलके ए।
तो उसी तरीके से ये ए की जगह ए का उच्चारण होता है, औ की जगह ओ का उच्चारण होता है। यह क्लियर हो गया। इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? अंतर्देशीय, भुक्सा, भरतपुरी, डांगी, माथुरी, ग्वालियरी। इसमें आप जान रहे मथुरा क्षेत्र है तो माथुरी, ग्वालियर ग्वालियरी, भरतपुरी, भुक्सा, अंतर्देशीय, तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी। ठीक है, अगला बोली हम देख लें क्या है। तो बोली के बारे में यही सारी चीज़ें हमें देखनी है। अगली बोली है बुंदेली। तो इसमें विकास सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्षेत्र क्या क्या है? तो बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें आप जान रहे ना, झांसी वर्ड, बुंदेले वर्ड, ये सब किस में आया? इसमें आ गया। यानी कि बुंदेली जो भाषा है वो झांसी से संबंधित तो है ही। ठीक है, तो यानी झांसी और उसके आसपास का क्षेत्र, आप जब मैप देखेंगे तो उसी के पास में जालौन, उसी के पास में हमीरपुर, यह सब दिखेगा। नीचे मध्य प्रदेश की तरफ भोपाल, सागर, सिवनी, ओरछा, होशंगाबाद, ये सारे क्षेत्र उधर आते हैं। तो यहाँ पे यानी बुंदेलखंड का क्षेत्र जो होता है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है। फिर बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने से इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा। यह जितना आप देख रहे हैं, यह सब क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बुंदेलखंड पड़ा। ठीक, पहचान क्या है? इसमें च को स तथा स को छ बोलते हैं। च को स बोलते हैं और स को छ बोलते हैं। ठीक है, मध्य र लुप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे यह काम करवाना है, तो वो ऐसे बोलेंगे कि मुझे ये काम करवाना है, र नहीं बोलेंगे, र लुप्त हो जाएगा। संज्ञा के रूप मिलते हैं, जैसे घोड़ा को घोड़वा भी बोल सकते हैं। ठीक, बहुत सी चीज़ें आप देखें संज्ञा के शब्द जो है वा लगा के या और कुछ रूप लगा करके बोला जाता है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है बुंदेली में। यह मूलतः ओकारांत बोली है। जैसे तेरा को तेरो बोलते हैं, जैसे कि तेरा को तेरो और मेरा को मीरो बोलते हैं। भविष्यत काल के इसके दो रूप होते हैं। ठीक, कोई चीज़ ये बात की चीज़ बताना चाहते हैं, भविष्य की चीज़, तो उसको हूँ हो कहते हैं लास्ट में, होंगो। ठीक है, होंगो, खाऊंगो, या इस तरह की से हूँ हो, इस तरह से बोलते हैं। अब इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? बनाफरी, राठौरी, लोहाती, यह तीन इसकी उपबोलियाँ मेन हैं। तो बनाफरी, राठौरी, लोहाती, तो यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में यह बोली बोली जाती। आज हमने तीन बोलियों के बारे में पूरा आपको बता दिया, उपभाषा और उसके क्षेत्र के बारे में बता दिया, कहाँ कहाँ उपभाषा किस तरीके से विकसित हुई, और जो महत्वपूर्ण बोलियाँ हैं उनके बारे में हम आपको तीसरे पार्ट में बता देंगे, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बता देंगे जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को यह टॉपिक पूरी तरह समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।